हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज अनलिमिटेड। सो गाइज, आज हम मैथ्स के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि हम जानते हैं अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम्स में, इवन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए और कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं रूट्स को, देखते हैं। तो सबसे पहले बिफोर मूविंग फर्दर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हमें जो चीज समझना है, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। मान लीजिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा इस फॉर्म में x to the power n plus x to the power n minus 1 plus so on up till a constant k। तो अगर हम n को सपोज कीजिए 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, if we put n is equal to 2, तो हमको जो इक्वेशन मिलता है और एक्सप्रेशन मिलता है वो इस फॉर्म का होता है x square plus x plus some constant k। तो बेसिकली अगर हम n को 3 पुट करते हैं तो हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस सम अनदर कांस्टेंट k डैश। यहाँ पे n का सिग्निफिकेंस क्या है हमें ये समझना है। देखिए n जो है, यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये जो हमारा n है ये सबसे हाईएस्ट पावर है। क्या है इस एक्सप्रेशन का सबसे हाईएस्ट पावर, क्या है n। और किसी भी एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है x, तो हमारे पॉलिनोमियल्स की फैमिली में जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे x है, तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और यही जो डिग्री है इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये डिग्री अगर 2 है तो हमारा क्या मिलेगा, हमको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। ऑन द अदर हैंड अगर यही डिग्री जो है 3 के बराबर हो जाती है, यानी कि अगर n 3 है जो कि हमने यहाँ पुट करके देखा हुआ है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिलेगा क्यूबिक एक्सप्रेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की बात है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किसके अंडर कैटेगराइज होता है, पॉलिनोमियल्स के अंदर। क्यूबिक एक्सप्रेशन भी किसके अंडर कैटेगराइज होता है, पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, दीज आर क्लासिफाइड अंडर द ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसी तरीके से सो ऑन, अगर हम n को 4 करेंगे 5 करेंगे तो ये सारे किसके अंदर में आएंगे, पॉलिनोमियल्स। तो हमने क्या समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो मूविंग फर्दर, आइए अब हम जानते हैं कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम बहुत सारे सपोज करिए फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे कैसे हम रूट्स को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, हम जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो है हमारा फैक्टराइज करना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कौन से मेथड से। ये हमारा सबसे पहला मेथड होने वाला है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। वो क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने एक इक्वेशन लिखा एज x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो इस तरीके से इक्वेशन देगा और बोलेगा कि आपको इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, सपोज कीजिए जो 2 रूट्स निकल के आते हैं वो है अल्फा बीटा। और ये कैसे रूट्स होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे कि ये रियल रूट्स होंगे
या फिर हमको सिंगल या इक्वल रूट्स मिलेंगे, वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, या फिर हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसके रूट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अब देखिए, ये आपका मिडिल टर्म यहाँ पे है 11x, क्या है x² + 11x + 28 = 0 में हमारा मिडिल टर्म है 11x। अब हमें क्या करना है, हमें इस 11x को ऐसे तोड़ना है, मतलब ऐसे स्प्लिट करना है कि वापस जोड़ने पे हमें यही 11x मिले। मतलब उस टर्म्स को जब हम वापस जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही 11x मिलेगा। और फिर जब उनके कोएफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, इसका जब हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉज करिए यार, अब बीच में हम इस 11x को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि सपोज कीजिए हम इसको ऐसे दो पार्ट्स में लिखेंगे कि वापस जब हम ऐड करेंगे हमको वही 11x मिल जाए, और उनके कोएफिशिएंट्स को, जैसे कि सपोज कीजिए हम इस 11x को अगर 7x + 4x लिखें, ओके, सो जब हमने इसको 7x + 4x के फॉर्म में लिखा है, सो वापस से इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमको 11x ही मिलेगा। और जब हम इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7 × 4, सो 7 × 4 हमको क्या देगा 28, और ये जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, इस x² के कोएफिशिएंट इनटू दिस कांस्टेंट 28। यानी कि मिडिल टर्म को हमको कैसे स्प्लिट करना चाहिए, मिडिल टर्म को हमको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहिए कि उनको वापस ऐड करने पे हमको वही मिडिल टर्म मिल जाए, और उन स्प्लिटेड टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 7 और 4 जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट इनटू जो हमारा x² वाला टर्म है उसके कोएफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। यही कंडीशन को हमको ध्यान रखना है। सो आइए देखते हैं कि इस तरीके से कैसे हम इस इक्वेशन के रूट्स को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा 7x + 4x + 28 = 0। 7 × 4 is 28, 28 × 1 is 28। ओके, सो यहाँ पे हमने x को कॉमन लिया, सो यहाँ पे हमको मिल गया x + 7, प्लस यहाँ पे हमने 4 को कॉमन लिया और हमको मिला x + 7 = 0। सो यहाँ पे हमारा जो है फैक्टराइजेशन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, और हमको दो रूट्स क्या मिले, एक x + 7 = 0, सो यहाँ से हमको मिला x = -7, और दूसरा क्या था x + 4 = 0, यहाँ से हमको मिला x = -4। सो हमारे यही दो रूट्स हैं जो हमने डायरेक्टली फाइंड आउट किए। कौन से मेथड से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया और हमारे रूट्स हमने हासिल किए। चलिए मूविंग फर्दर, अगर हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करें, ये तो था एक तरीका कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब जरा हम एनालाइज करते हैं। ओके, अब हम क्या एनालाइज करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड होता है, जैसे कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, बेसिकली α, β = -b ± √b² - 4ac/2a। यही फॉर्मूला है जो हमको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करता है हमारे लिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो टर्म है -b ± √b² - 4ac/2a, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो √b² - 4ac है, तो बेसिकली इसको b² - 4ac को हम लोग बोलते हैं d, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। और ये सारी जो वैल्यूज है a b c हम वो इस इक्वेशन से डिराइव करते हैं। मतलब x² का कोएफिशिएंट हमारा a है, c हमारा कांस्टेंट है, और x का कोएफिशिएंट हमारा क्या है, b है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको डायरेक्टली अल्फा और बीटा मिल सकता है, मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं d, मतलब ये बेसिकली होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डिनोट किया जाता है आपके कैपिटल D से। ओके, सो एनालाइज करिए, इस डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम तीन तरीके के केसेस पे अराइज होते हैं।
मतलब बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट, ये जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है, हम 3 तरीके के केसेस पे आते हैं। वो क्या होते हैं? देखिए, रैंडम जब आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपके पास 3 केसेस अराइज हों। या तो हो सकता है कि ये b² - 4ac ये ग्रेटर देन 0 हो, ओके, यानी कि हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे b² - 4ac वो 0 के बराबर हो जाए, ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 के बराबर आ जाए, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और तीसरी केस क्या हो सकती है कि ये जो b² - 4ac है ये 0 से भी लेस हो जाए, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ जाए। इन केसेस को एनालाइज करने के लिए हम अगर रियल एग्जांपल्स लें तो सपोज कीजिए, अगर हम ले सपोज कीजिए x² प्लस यो सपोज कीजिए 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, एनालाइज करिए, b की वैल्यू 10 है, b इज 10, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो, और आपका जो a है वो कितना है, 1 है, a 1 है, c हमारा 16 है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू योर 1 इंटू c कितना है, 16। अब बताइए ये कितना है, 100, 4 इंटू 16 कितना होगा, 64, यानी कि ये 36 आ गया, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाली हमारी इस कंडीशन का एक एग्जांपल हो गया जहां पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। अब इक्वल टू 0 कहां आ सकता है? सपोज कीजिए हमने एक इक्वेशन लिया x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अब जब आप कंपेयर करोगे तो हमारा b क्या है, 4 है, हमारा a क्या है, 1 है, 1 इंटू x² और हमारा c क्या है, 4 है। अब जरा b² - 4ac करके आप देखोगे सो ये आपको देगा 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। सिमिलरली अगर इस केस का हमको एग्जांपल लेना है सो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, सच एज मान लीजिए आपका x² प्लस x और आपने क्या ले लिया प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो a आपका कितने के बराबर है, 1 के बराबर, b भी आपका 1 के बराबर है और c कितने के बराबर है, 16 के बराबर है, ओके। सो यहाँ पे जब आप b² - 4ac करते हो तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 64, यानी कि ये माइनस 63 हो गया। ये क्या है, लेस देन 0 है। यानी कि हमने तीनों तरीके की पॉसिबिलिटीज को देखा। हमने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, और तीसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, लेस देन 0 है। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सो हम 3 डिफरेंट तरीके के कंडीशंस पे अराइज कर सकते हैं। सो ये जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है ना, ये बेसिकली आपको बताता है कि ये सारी चीजें आपको रूट्स का नेचर बताती हैं। ये जो सारी तीनों कंडीशंस है ये क्या बताती हैं कि आपका रूट्स किस तरीके का होगा। सो अगर d जो है ग्रेटर देन 0 है, जो कि ये वाला केस है, सो ये हमको बताता है कि जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे होंगे, वो हमारे होंगे रियल और डिस्टिंक्ट। अभी हम आएंगे ये जो रियल वर्ड है इसका मतलब क्या है, हम अभी वो समझने की कोशिश करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्या बताता है कि हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स मिलेंगे हमको। आइए देखते हैं ये रियल वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट जो d है हमारा बेसिकली b² - 4ac, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। सो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है और उसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है या फिर एट मिनिमम 0 हो सकती है। क्या कभी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आप ले सकते हो? नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो ये हमको रियल आउटपुट कभी नहीं देगा। क्यों? सपोज कीजिए आपने एक नंबर लिया x एज स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। सो हमको फाइंड करना है क्या x रियल नंबर पॉसिबल हो पाएगा। आइए देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं?
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर रूट हट जाएगा और एक नेगेटिव नंबर आएगा। नाउ एनालाइज करें, क्या ये कभी पॉसिबल है कि किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज हमको पता है नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा, वो वाला केस तो डिफरेंट, वो केस अभी। मेन चीज क्या समझना है कि स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जीरो है तो वो तो एक डिफरेंट केस है, वो हम अभी अलग से एनालाइज करेंगे। सो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो यानी कि हमको रियल रूट नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? या तो ये मिनिमम केस में जीरो हो जाए या फिर एक पॉजिटिव नंबर हो। सो इसलिए हमने बोला कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमको एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी। अगर ये जीरो होता तो ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाता, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या होता? माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन टू ए। सो जीरो को कोई सेंस नहीं बनता, प्लस करो या माइनस करो जीरो से क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो हमारा रूट सिर्फ क्या होता है? माइनस बी अपॉन टू ए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक बार माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए मिलेगा, और दूसरी बार माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए मिलेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि रूट्स अलग अलग होंगे। नाउ इमेजिन कीजिए अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू जीरो आ जाता है, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे आप सिंपली क्या पुट कर दोगे? जीरो स्क्वायर रूट जीरो क्या होगा? जीरो। सो माइनस बी प्लस माइनस जीरो, आप यहाँ से प्लस माइनस को रिमूव कर सकते हो क्योंकि ये सिंपली रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन टू है, क्योंकि जीरो ऐड करो या जीरो सब्ट्रैक्ट करो कोई डिफरेंट नहीं होगा। सो इसका मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू जीरो है, सो हमारा जो दोनों रूट है वो सेम है। क्या है? अल्फा भी माइनस बी अपॉन टू ए के बराबर है और बीटा भी किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन टू ए के ही बराबर है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो हम क्या बोलते हैं? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। क्या होगा? रूट्स बराबर होंगे और रियल तो होंगे, क्योंकि अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया था? जीरो आया था। लेकिन अगर हम थर्ड केस को एनालाइज करें, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लेस देन जीरो, यानी कि यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव नंबर। अभी हमने देखा कि क्या स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर पॉसिबल है क्या? मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो क्या वो हमको कभी कोई रियल सॉल्यूशन देगा? कोई रियल नंबर ऐसा पॉसिबल है जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपली हम क्या बोलेंगे? रूट्स विल बी इमेजिनरी। कैसे रूट्स मिलेंगे हमको? रूट्स हमको इमेजिनरी मिलेंगे, और कोई भी जब वो इमेजिनरी है तो वो डिस्टिंक्ट होगा या नहीं होगा वो एनालाइज नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ प्लस माइनस रूल लेंगे तो दो डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, बिकॉज एक प्लस वाला मिलेगा और एक माइनस वाला मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ हमको इमेजिनरी वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, अभी हम डिस्टिंक्ट पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सो रूट्स हमारा कैसा होगा? इमेजिनरी होगा इस केस में। कौन से केस में? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है। सो इस पार्ट में अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे डिफरेंट टेक्निक्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एक हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम उसको एक सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।